मेरे पास अब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुना ना तुमने, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। प्रशांत ने हताश होकर कहा। तो क्या हुआ प्रशांत, तुम एक बहादुर पुलिस वाले हो, डिपार्टमेंट की शान थे तुम। इससे बड़े और खतरनाक मामलों को तुमने चुटकी में सुलझाया है। प्रिया ने प्रशांत की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। लेकिन इस मामले में मेरी वजह से मेरे अपनों की जान जा रही है। मेरे मरने से यह सिलसिला खत्म हो जाएगा प्रिया, प्रशांत ने खींचकर कहा। इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारे मरने के बाद वो दुष्ट ताकत हमारा नुकसान नहीं करेगी? यह सिलसिला अगर बाद में भी जारी रहा तो कौन बचाएगा हमें? तुम ही तो हो हमारी हिम्मत। तुम ही नहीं रहे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। ये कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रशांत की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, तो तुम ही बताओ अब क्या करें प्रिया? मैं बताऊं? उस बहादुर और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर को जिसने बड़े बड़े मामलों का डटकर सामना किया है, जिसका दिमाग बिजली की फुर्ती सा काम करता है, उसे मैं बताऊं? ठंडे दिमाग से सोचोगे तो रास्ता निकल आएगा प्रशांत। सोचो प्रशांत, सोचो, तुम ही इसमें से रास्ता निकाल पाओगे, प्रिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उसे पेट में एक ठंडा सा एहसास हुआ। उसके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई और उसे झट से वो 2 आदमी याद आए जिन्होंने उसे दुकान पर आकर उसे खाने के लिए लड्डू दिया था। उन दोनों लोगों में और इस घटना में जरूर कोई संबंध है। प्रशांत बंद आंखों में बड़बड़ाया। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, किनके बीच की संबंध की बात कर रहे हो प्रशांत? प्रशांत ने उसकी बातों को अनसुना करके जल्दी से अपनी जेब से वो लाल कवर वाली नोटबुक निकाली जो उसके दादाजी ने उसके लिए छोड़ी थी। इस नोटबुक में ही लिखा था बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने का तरीका। आज इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है, प्रशांत खुद से बोला। ये देखकर प्रिया कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, कौन सा तरीका? क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे भी कुछ बताओगे प्रशांत? तभी फोन में से आवाज आती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। प्रशांत जल्दी से उस नोटबुक में से कुछ पढ़ता हुआ तेजी से वापस छत के किनारे तक आया और अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर अपनी बीच वाली उंगली पर हल्का घाव किया। प्रिया ने घबराते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो प्रशांत? प्रशांत अपनी ही धुन में तेजी से बहते हुए खून से दीवार पर नोटबुक में देखते हुए एक यंत्र बनाने लगा। तभी फोन में से आवाज आई, ये क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। ज्यादा होशियारी मत करो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। प्रशांत के हाथ बिजली की फुर्ती से चल रहे थे। वो अपने आप से बोला, कियारा की बर्थ डेट कहाँ लिखी थी मैंने? उसने तेजी से नोटबुक के पन्ने पलटे और उसे कियारा की बर्थ डेट मिल गई। उसने उस तारीख को अपने खून से ही यंत्र के ऊपर लिख दिया। प्रिया फटी आंखों से प्रशांत को यह सब करता देखती रही। प्रशांत ने जल्दी से आगे बढ़ा, अब अपने खून से हाथ के पंजे का निशान बनाओ। प्रशांत ने जल्दी से अपने खून को हाथ में फैलाकर दीवार पर हाथ के पंजे का निशान बनाया। जैसे ही वो निशान बना, उसके शरीर में अजीब सा एहसास हुआ और पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। नोटबुक में आगे जो लिखा था उसके अनुसार प्रशांत अपनी खून की बूंदें यंत्र पर छिड़क कर मंत्र पढ़ने लगा। हे महाकाल, सर्वशक्तिमान देवों के देव, बुरी आत्माओं का विनाश कर अच्छाई को जीत दिला। हो हा शीन दुष्टम विनाशम, हो हा शीन दुष्टम विनाशम। प्रशांत तेज तेज मंत्र का उच्चारण करते हुए उन 2 लोगों को याद करने लगा जिसने उसे खाने का लड्डू दिया था। उनको याद करते ही वो 2 लोग उसकी आंखों के सामने तैरने से लगे। तभी तेज हवाओं के साथ काले कपड़ों में मुंह पर नकाब लगाए एक व्यक्ति तेजी से प्रशांत के सामने प्रकट हो गया, जिसने काले दस्ताने पहने हुए थे और उसके हाथ में लंबा सा चाकू भी था। प्रशांत और प्रिया उसे देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक वो काले कपड़ों वाला इंसान, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन शरीर से ये साफ लग रहा था कि वो एक औरत है, उसने प्रशांत पर चाकू से वार किया
प्रिया चिल्ला उठी, प्रशांत। प्रशांत ने तेजी से खुद को बचाते हुए हवा में उछलकर उसे किक मारी। वो औरत दूर जा गिरी। शायद प्रशांत की बढ़ी हुई ताकत का उसे एहसास हो गया था, इसीलिए वो काले कपड़ों वाली औरत पलटकर भागने लगी। प्रशांत उसका पीछा करने लगा, लेकिन अचानक उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और सिर भारी होने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है, कहते हुए प्रशांत जमीन पर लुढ़क गया और हवा में हाथ पांव चलाते हुए आगे मंत्र पढ़ने लगा। हो हा शीन दुष्टम विनाशम। प्रिया घबराकर चिल्लाने लगी, प्रशांत ये क्या कर रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, होश में आ जाओ, होश में आओ प्रशांत। लेकिन उसकी बात का प्रशांत पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने हाथ पांव चलाता ही रहा। प्रिया ने उसे झकझोर कर हिलाया और एक थप्पड़ मारा। प्रशांत होश में आओ। प्रशांत शांत हो गया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, आसपास देखा और धीरे से बोला, मेरी चिंता छोड़ो, सामने वाली बिल्डिंग के तीसरे माले पर जाओ, कोई जरूर वहां पर होगा। यह कहकर वो बेहोश हो गया, लेकिन प्रिया उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने तुरंत विजय को फोन किया और प्रशांत की बताई जगह पर सर्च करने को कहा। फिर उसने प्रशांत को सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ ले गई और अपनी कमर में लगी रिवॉल्वर हाथ में लेते हुए बड़बड़ाई, अगर प्रशांत को किसी ने हाथ भी लगाया तो खोपड़ी उड़ा दूंगी उसकी। बिल्डिंग के नीचे खड़ी एम्बुलेंस में उसने प्रशांत को लेटाया और कहा, इन्हें फौरन सिटी हॉस्पिटल ले चलो। बाहर चल रही हवाओं और कड़कड़ाती बिजली के बीच प्रशांत की आंख खुली और वो बोला, मैं कहाँ हूं, क्या हुआ मुझे? उसने आसपास देखा तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। तुम मेरे कब्जे में हो, हिलने की कोशिश मत करना। लो ये गर्म पानी पियो, आराम मिलेगा। ये कहते हुए प्रिया ने उसे पानी का गिलास दिया। प्रशांत ने पानी पीते पीते यहाँ वहां देखा, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। कियारा कहाँ है, वो कैसी है? आईसीयू वार्ड में है और हालत तो तुम जानते ही हो उसकी, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी फैमिली मौजूद है उसकी देखभाल के लिए। कहते हुए प्रिया ने प्रशांत को एक एप्पल काट के दिया और थोड़ी तल्खी भरी आवाज में बोली, एक बात मानोगे मेरी, उससे मिलना छोड़ दो, उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है। हमने पता किया है, उसके बॉडीगार्ड तो बड़े ही बदतमीज हैं, मुझसे भी उलझ गए थे। नहीं, मुझे उससे मिलना है अभी। कहते हुए प्रशांत बेड से उठने लगा, लेकिन वो लड़खड़ाने लगा। प्रिया ने उसे सहारा देकर वापस बैठाया। एक बात पूछो प्रशांत, क्या तुम कियारा से प्यार करते हो? प्रिया ने पूछा। प्रशांत ने गुस्से से उसे एक लुक दिया और फिर खुद को संभालते हुए कहा, प्रिया, अगर एक इंसान मेरी वजह से मौत के मुंह तक चला गया और उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया हो, तो क्या मैं चुपचाप उससे किनारा कर लूं, उसकी चिंता ना करूं? यह सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने थोड़ा शांत भाव से कहा, सॉरी, चलो मैं भी चलती हूं उसे देखने। नहीं, तुम वहां नहीं चलोगी। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी मेरी वजह से किसी परेशानी में फंसे। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, और वैसे भी ये मेरे और कियारा के परिवार के बीच का मामला है। तुम इससे दूर ही रहो प्लीज। कहते हुए प्रशांत जूते पहनकर तेजी से बाहर की तरफ चला गया और प्रिया उसे देखती रही। प्रशांत बाहर निकलकर आईसीयू ढूंढने लगा। तभी उसे कॉरिडोर के कमरे के बाहर बहुत सारे सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई दिए। इतने गार्ड्स तो केवल कियारा का परिवार ही लगा सकता है। सोचते हुए उस तरफ चलने लगा। प्रशांत को उनकी तरफ आता देखकर गार्ड्स में खुसर फुसर शुरू हो गई। यही है वो, यहां क्यों आ रहा है? इस सबसे बेखबर प्रशांत धीरे धीरे वहां पहुंचा और अंदर जाने लगा। तभी सारे गार्ड्स ने उसे घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? एक गार्ड ने बोला। दूसरा बोला, जान प्यारी है तो भाग जाओ यहां से। तभी एक और आवाज आई, हट जाओ तुम सब, इससे तो मैं हिसाब बराबर करूंगा। सारे गार्ड्स एक तरफ हट गए और उनके बीच में से एक लंबा चौड़ा आदमी बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहने सामने आया। वो कियारा का भाई रुद्रांश था।
उसने आते ही प्रशांत के मुंह पर जोर से घूंसा मारा, जिससे प्रशांत जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। दाद देता हूं मैं तेरी हिम्मत की। इतना सब हो जाने के बाद भी तू यहां तक चला आया। जलील इंसान, तेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो इस हाल में पहुंची है तो तेरी वजह से। अगर वो तेरे चक्कर में नहीं पड़ती तो इतना बुरा हाल नहीं होता उसका। प्रशांत का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए रुद्रांश बोला, अभी भी कोई कसर बाकी है कमीने इंसान। कहते हुए रुद्रांश ने प्रशांत को जोर से लात मारी। प्रशांत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो धीरे से अपने मुंह पर लगे खून को पोंछता हुआ उठा। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी वजह से ही आपकी बहन की यह हालत हुई है। मैं जिम्मेदार हूं इसका और सजा का हकदार भी, लेकिन मुझे उसे देखना है एक बार। कहते हुए प्रशांत वार्ड की तरफ आगे बढ़ा। बेशरम इंसान, तो वाकई सजा का हकदार है। कहते हुए रुद्रांश ने उसकी तरफ घूंसा ताना। तभी एक आवाज आई, रुक जाओ रुद्रांश। रुद्रांश ने पलटकर देखा। सारे गार्ड्स चौकन्ने होकर सीधे खड़े हो गए। महंगे सूट, महंगे चमड़े के जूते और चश्मा लगाए एक रौबदार आदमी और उसके पीछे महंगे चमकीले गाउन और महंगी मैचिंग ज्वेलरी और हाई हील्स पहने हुए एक औरत बाहर आई। वो कियारा के माँ बाप थे, मिस्टर बलराम और मिसेज मालिनी सिंह। बलराम सिंह ने प्रशांत के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही शांत भाव से पूछा, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से किडनैप हुई थी? प्रशांत ने आंखें झुकाए हुए कहा, जी हां। प्रशांत के हां कहते ही शांत से दिखने वाले बलराम ने जोर से लात मारकर उसे गिरा दिया और अपने चमड़े के जूते से उसे लगातार ठोकर मारकर उसकी छाती पर पांव रखकर कहा, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर मिट्टी में मिला दूं। आज के बाद कभी जिंदगी में मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। और सुनो, 1 महीने के अंदर मुझे मेरी बेटी के किडनैपर का पता चाहिए, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके भूखे कुत्तों में बांट दूंगा, समझे? साथ खड़ी मालिनी भी लगातार प्रशांत को खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। प्रशांत ने नजरें झुकाए हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं 1 महीने के अंदर उस किडनैपर का पता लगाकर आपको बता दूंगा और फिर कभी भी आपकी बेटी से मिलूंगा भी नहीं। लेकिन अभी सिर्फ मुझे एक बार आपकी बेटी से मिलने दीजिए, सिर्फ एक बार। किस चिकनी मिट्टी के बने हो तुम, ढीठ आदमी? अभी भी ये कहने की हिम्मत कर रहे हो मुझसे? बलराम ने चिल्लाकर कहा, सर नहीं मिलूंगा तो मैं पश्चाताप की आग में जलकर ही मर जाऊंगा, सिर्फ एक बार, 5 मिनट के लिए। प्रशांत गिड़गिड़ाया। बलराम ने उसकी छाती से अपना जूता हटाते हुए कहा, जाओ, लेकिन अभी वो होश में नहीं आई है, देख लो जाके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। प्रशांत उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करता हुआ अंदर आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। कियारा का पूरा सिर और मुंह पट्टियों से बंधा हुआ था। आंख और नाक का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। बाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। वो खूबसूरत, मासूम, अलहड़ सी लड़की बदसूरत, बेजान सी लाश जैसी लग रही थी। मुझे माफ कर दो कियारा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रशांत की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने कियारा के पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूं मेरी माफी तुम्हारे चेहरे की सुंदरता वापस नहीं ला सकती, तुम्हारी प्यारी नाजुक सी उंगलियां वापस नहीं ला सकती। मेरी वजह से तुम्हारी सारी जिंदगी शर्मिंदगी और बेचारगी में निकलेगी, सिर्फ मेरी वजह से। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने हाथ, पांव, उंगलियां सब कुछ दे दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो कियारा, मुझे माफ कर दो। कहते कहते रोता हुआ घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से 2 गार्ड उसे उठाकर खींचते हुए बोले, बंद कर अपना नाटक, हमारी मेम साहब की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। और वो दोनों उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे। प्रशांत रोते हुए चिल्लाने लगा, माफ कर देना कियारा, मुझे माफ कर देना। गार्ड उसे घसीटते हुए बाहर लाए।
सब लोग उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। रुद्रांश चिल्लाया, याद रखना, 1 महीने के अंदर अगर तूने किडनैपर का पता नहीं लगाया तो अपनी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अब निकल यहां से। प्रशांत धीरे से सिर झुकाए अपने आंसू बहाता अस्पताल से बाहर निकला। बाहर तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोर की बारिश हो रही थी। इस सब से बेखबर प्रशांत बारिश में भीगता सड़क पर चला जा रहा था। उसके बहते आंसुओं को जैसे बारिश का पानी धोकर साफ कर रहा था। अचानक उसके पीछे से आकर किसी ने उसके सर पर छतरी रखी और वो बोली, प्रशांत, जो होना था वो हो गया। तुमने जानबूझकर तो उसे मुसीबत में नहीं डाला था ना? लेकिन प्रिया, ऐसा सोचने से मेरा गुनाह कम नहीं हो जाएगा। उस मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए मेरी वजह से बर्बाद हो गई और मैं बेबस सा आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा। प्रशांत ये कहते हुए सिसकने लगा। खुद को गुनाहगार मानकर और अपने आप को कोसने से भी तो कियारा की जिंदगी नहीं बदल जाएगी ना। अगर तुमको इसका पश्चाताप भी करना है तो कमजोर नहीं, मजबूत बनो और ढूंढ निकालो उस किडनैपर को और दिलाओ न्याय कियारा को। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। प्रिया ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैं जमीन आसमान एक करके उस किडनैपर का पता लगाऊंगा और खुद उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। प्रशांत ने रुक कर यह कहा। प्रिया का चेहरा चमक उठा। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ प्रशांत। बोलो, मुझे क्या करना है? क्या काम सौंपने वाला था प्रशांत प्रिया को? क्या प्रशांत 1 महीने में उस किडनैपर के बारे में पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।